परेशान बच्चे के लिए ओपन अंडरस्कोर क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है। सुबह की पहली किरण अभी फैलनी शुरू ही हुई थी जब मोहनदास ने अपनी फटी हुई बोरी को कंधे पर उठाया। 70 साल का यह बूढ़ा भिखारी रोज सुबह 3:30 बजे उठता था, जब पूरा शहर सो रहा होता था और कूड़ेदानों में अपनी रोजी रोटी तलाशने निकल पड़ता था। मथुरापुर शहर के पिछले हिस्से की गलियां, जहां शॉपिंग मॉल्स और बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी थीं, वहीं मोहनदास का रोज का ठिकाना था। उसके शरीर से उठती बदबू, मैले कुचैले कपड़े और उलझे हुए बाल, ये सब लोगों को उससे दूर भगाते थे। लेकिन मोहनदास को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जिंदगी ने उसे इतना मजबूत बना दिया था कि अब किसी की नफरत भरी नजरें या घृणा उसे छू भी नहीं पाती थी। उस दिन बुधवार था। मथुरापुर के सबसे बड़े मॉल चंद्रिका प्लाजा के पीछे का कूड़ेदान हमेशा खजाने जैसा होता था। यहां अमीर लोग अक्सर महंगी चीजें फेंक जाते थे, कभी आधे इस्तेमाल की इत्र की बोतलें, कभी टूटे हुए गैजेट्स, कभी ब्रांडेड कपड़े जिनमें मामूली सी खामी होती थी। मोहनदास ने कूड़े के ढेर में अपना हाथ डाला और खोदना शुरू किया। प्लास्टिक की बोतलें, खाली पैकेट्स, सड़े हुए फल और सब्जियां, सब कुछ अस्त व्यस्त बिखरा पड़ा था। तभी उसके हाथ में कुछ भारी और मुलायम चीज छुई। उसने पूरी ताकत से खींचा तो एक काला लेदर का बैग बाहर आया। बैग काफी वजनी था और उसकी जिप आधी खुली हुई थी। मोहनदास ने जब अंदर झांक कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बैग के अंदर 500 और 2000 के नोटों की मोटी मोटी गड्डियां ठूंस ठूंस कर भरी हुई थीं। उसके हाथ तेजी से कांपने लगे। दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि लगा अभी सीने से बाहर निकल आएगा। उसने घबराहट में इर्द गिर्द देखा। शुक्र था कि वहां कोई नहीं था। जल्दी से उसने बैग को अपनी फटी बोरी के अंदर छुपाया और वहां से तेजी से लगभग भागते हुए निकल गया। हर कदम पर उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसका पीछा कर रहा है। मोहनदास सीधे अपनी झुग्गी की तरफ नहीं गया। उसे डर था कि अगर वह वहां गया और किसी ने बैग देख लिया तो पूरी बस्ती वाले उस पर टूट पड़ेंगे। वह भागता भागता शहर के दूसरे कोने में एक पुराने सार्वजनिक शौचालय की तरफ गया। यह शौचालय सुबह के समय लगभग खाली रहता था। यह जगह पुरानी, गंदी और बदबूदार थी, लेकिन कम से कम यहां कुछ देर के लिए सुरक्षित रह सकता था। उसने पुरुष शौचालय की तरफ जाने की सोची, लेकिन वहां पहले से 2-3 लोग मौजूद थे। घबराहट और डर में उसने इधर उधर देखा और पाया कि महिला शौचालय का दरवाजा खुला था और अंदर कोई नहीं दिख रहा था। बिना एक पल सोचे समझे वह महिला शौचालय के अंदर घुस गया और एक केबिन में जाकर दरवाजा बंद कर लिया और सांस रोककर बैठ गया। अंदर की बदबू काफी तेज थी, लेकिन मोहनदास को इसकी परवाह नहीं थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, वह बैग और उसके अंदर भरे पैसे। उसने कांपते हाथों से बैग खोला और नोटों की गिनती शुरू की। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। उसकी उंगलियां कांप रही थीं और पसीना माथे पर आ गया था। आखिरकार गिनती पूरी हुई। 25 लाख रुपए। उसके पूरे जीवन में इतनी रकम तो दूर, इसकी कल्पना भी कभी नहीं की थी। वह सोच में पड़ गया, ये पैसे यहां कैसे आए? किसने फेंके होंगे? क्या यह चोरी का माल था? क्या कोई इन्हें ढूंढ रहा होगा? उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। इतने पैसों से वह क्या क्या कर सकता था। एक छोटा सा घर ले सकता था, अच्छे कपड़े पहन सकता था, भरपेट खाना खा सकता था। लेकिन तभी एक डर उसके दिल में घर कर गया। अगर यह चोरी का पैसा हुआ तो? अगर पुलिस पकड़ लेगी तो बूढ़ी उम्र में जेल में सड़ना पड़ेगा। तभी बाहर से किसी के आने की आहट हुई। मोहनदास ने तुरंत बैग बंद किया और सांस रोककर शांत बैठ गया। बाहर 3 महिलाओं की आवाजें सुनाई दी। वे आपस में बातें कर रही थीं। मोहनदास का दिल बैठ गया। अब वह पूरी तरह से फंस चुका था। अगर ये औरतें उसे यहां देख लेंगी तो क्या होगा? शोर मचेगा, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, पुलिस बुलाई जाएगी, पैसों के बारे में पता चल जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। वह बिल्कुल चुपचाप एक पत्थर की तरह बैठा रहा। औरतों में से एक ने अपनी साथी से कहा कि उसकी नौकरी चली गई है और अब घर का किराया भरने के लिए पैसे नहीं हैं। दूसरी औरत ने अपनी परेशानी बताई कि उसके पति का कारोबार डूब गया है और अब बच्चों की स्कूल फीस के पैसे नहीं हैं। तीसरी औरत ने आह भरते हुए कहा कि उसकी मां बीमार है और इलाज के पैसे जुटाना मुश्किल हो रहा है। तीनों अपनी अपनी मुसीबतों के बारे में बात कर रही थीं और एक दूसरे को ढांढस बंधा रही थीं। मोहनदास चुपचाप सब सुन रहा था। उसे अपनी जिंदगी याद आई, कैसे उसकी पत्नी बीमारी से मर गई क्योंकि इलाज के पैसे नहीं थे।
कैसे उसका बेटा उससे नफरत करने लगा क्योंकि वह उसे अच्छी जिंदगी नहीं दे पाया, कैसे उसकी बेटी की शादी नहीं हो पाई क्योंकि दहेज देने के लिए पैसे नहीं थे। दर्द सभी का एक जैसा होता है, चाहे कोई अमीर हो या गरीब। औरतों में से एक ने अचानक कहा कि इस केबिन का दरवाजा इतनी देर से बंद क्यों है। दूसरी ने जवाब दिया कि शायद कोई बीमार है या पेट खराब है। फिर एक ने दरवाजा खटखटाया और पूछा कि अंदर कौन है और सब ठीक तो है। मोहनदास ने हिम्मत जुटाकर गला दबाते हुए औरत की आवाज में बोलने की कोशिश की कि हाँ, बस निकल रही हूं। लेकिन उसकी आवाज में भारीपन साफ था और कुछ अजीब लग रहा था। एक औरत को तुरंत शक हो गया। उसने कहा कि यह आवाज तो किसी मर्द की लग रही है। तीनों औरतें अचानक सतर्क और डरी हुई हो गईं। एक ने जोर से आवाज दी कि अंदर कौन है, दरवाजा खोलो वरना पुलिस बुला देंगी। मोहनदास पूरी तरह से फंस चुका था। उसे समझ आ गया कि अब छुपना नामुमकिन है। उसने धीरे धीरे डरते डरते दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, तीनों औरतों ने एक बूढ़े, गंदे, बदबूदार भिखारी को देखा जो एक काले बैग के साथ खड़ा था। उनकी पहली प्रतिक्रिया डर की थी। वे चीख पड़ी, लेकिन फिर जब उन्होंने ध्यान से देखा तो पाया कि यह सिर्फ एक बूढ़ा आदमी था जो खुद ही बुरी तरह से डरा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे और हाथ जोड़कर वह गिड़गिड़ा रहा था। तीनों में से एक औरत, जिसका नाम प्रिया था, ने अपना मोबाइल निकाला और पुलिस को बुलाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन मोहनदास ने हाथ जोड़ दिए और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने मुंह नहीं खोला, बस गिड़गिड़ाती हुई नजरों से उन्हें देख रहा था। दूसरी औरत, ज्योति, ने प्रिया को रोकते हुए कहा कि पहले पूछ तो लें कि यह यहाँ क्या कर रहा है। तीसरी औरत, रेखा, ने बैग की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह बैग क्यों छुपाए बैठा है। मोहनदास ने हिम्मत करके रुक रुक कर पूरी कहानी बता दी। उसने बताया कि यह बैग उसे कूड़े में मिला था, कैसे वह डर गया और यहाँ छुपने आ गया। प्रिया ने बैग की तरफ देखा और बोली कि दिखाओ क्या है इसमें। मोहनदास ने धीरे धीरे बैग खोला। जैसे ही उन्होंने अंदर देखा, तीनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। इतने सारे पैसे। ज्योति ने पैसों को छुआ, असली थे। रेखा ने प्रिया और ज्योति की तरफ देखा। तीनों की आंखों में एक ही सवाल था, अब क्या किया जाए। प्रिया का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसने सोचा कि अगर पुलिस को बुलाया तो सारे पैसे सरकारी खाते में चले जाएंगे। शायद कुछ इनाम मिल जाए, शायद नहीं भी मिले, लेकिन उसे अपने घर का किराया चुकाना था। ज्योति सोच रही थी कि उसके बच्चों की फीस के पैसे कहां से आएंगे। रेखा के दिमाग में उसकी बीमार मां का ख्याल था। रेखा ने धीरे से कहा कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, यह सही काम होगा। लेकिन ज्योति ने कहा कि अगर पुलिस आई तो उन्हें भी परेशानी होगी, पूछताछ होगी और पैसे भी नहीं मिलेंगे। प्रिया ने एक पल सोचा और फिर बोली कि देखो, ये पैसे कूड़े में थे, मतलब किसी ने फेंके हैं, या तो चोरी के हैं या काले धन के। जो भी हो, इनका असली मालिक तो मिलने से रहा। अगर पुलिस में दिए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। और देखो, इस बूढ़े को जिंदगी भर दुख झेला है, हम भी मुसीबत में हैं। क्यों ना हम सब मिलकर इस मौके का फायदा उठाएं। ज्योति सोच में पड़ गई, रेखा भी। मोहनदास हैरान और डरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। प्रिया ने आगे बोलना जारी रखा। उसने कहा कि वे चारों मिलकर पैसे बराबर बांट लें। हर किसी को 6,25,000 मिलेंगे। कोई किसी को धोखा नहीं देगा और सबसे जरूरी बात, कोई किसी को नहीं बताएगा। यह उनका राज रहेगा। कुछ मिनट की गहरी चुप्पी के बाद रेखा ने सिर हिलाया। ज्योति ने भी हामी भरी, लेकिन उसने कहा कि पैसे यहीं अभी सबके सामने बांट लिए जाएं। मोहनदास अभी भी सदमे में था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब सच है या कोई सपना। चारों ने मिलकर शौचालय के उसी गंदे फर्श पर बैठकर पैसे गिने और बराबर बराबर 4 हिस्सों में बांट लिए। हर किसी ने अपना हिस्सा अपने बैग या कपड़ों में सावधानी से छुपाया। प्रिया ने सबको समझाया कि अब वे सब यहां से अलग अलग थोड़ी देर के अंतराल पर निकलेंगे और आज शाम को वे फिर मिलेंगे शहर के बाहर पुराने पार्क में। वहां वे तय करेंगे कि आगे क्या करना है। सभी ने हामी भरी। पहले रेखा निकली, फिर 5 मिनट बाद ज्योति, फिर प्रिया। मोहनदास सबसे आखिर में निकला। उसके कपड़ों में 6,25,000 रुपये छुपे हुए थे, उसकी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी रकम। वह सड़क पर चलने लगा, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे और दिमाग चक्कर खा रहा था। शाम को पुराने पार्क के एक कोने में चारों फिर मिले। प्रिया ने समझाया कि अब उन्हें बहुत सावधानी से काम लेना होगा।
ये पैसे अचानक से खर्च नहीं कर सकते, वरना लोगों को शक होगा। ज्योति ने सुझाव दिया कि वे सब मिलकर कोई छोटा धंधा शुरू करें, कोई दुकान या कुछ और। रेखा ने कहा कि वे एक छोटा रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। उसे खाना बनाना बहुत अच्छा आता था। प्रिया को यह आइडिया पसंद आया, लेकिन उसने कहा कि उन्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। पहले वे अपनी जरूरी चीजें ठीक करें, किराया, कर्ज, बिल, फिर धीरे धीरे बिना किसी को शक हुए धंधा शुरू करेंगे। मोहनदास ने डरते हुए कहा कि वह तो बूढ़ा भिखारी है, वह क्या काम कर पाएगा। प्रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि वह रेस्टोरेंट में बर्तन धोने का काम कर सकता है या सफाई कर सकता है। उन सबको मिलकर काम करना होगा। यह सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, यह उनकी नई जिंदगी की शुरुआत थी। उस रात से चारों की जिंदगी बदलने लगी। मोहनदास ने सबसे पहले अपने लिए कुछ साधारण लेकिन साफ सुथरे कपड़े खरीदे। फिर एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। उसने नहाया, बाल कटवाए, दाढ़ी बनवाई। जब वह आईने में देखा तो खुद को पहचान नहीं पाया। वह गंदा भिखारी नहीं था, वह एक इज्जतदार इंसान बन गया था। प्रिया ने अपने घर का पूरा किराया चुका दिया और बिजली पानी के बकाया बिल भर दिए। ज्योति ने अपने दोनों बच्चों की स्कूल फीस भरी और उनके लिए नए कपड़े और किताबें खरीदी। रेखा ने अपनी माँ का पूरा इलाज करवाया। धीरे धीरे सभी की जिंदगी पटरी पर आने लगी। 3 महीने बीत गए। चारों ने मिलकर शहर के बाहरी इलाके में एक शांत जगह पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला। रेखा खाना बनाती थी, प्रिया और ज्योति सर्विस और मैनेजमेंट संभालती थी, और मोहनदास साफ सफाई, बर्तन धोना और छोटे मोटे काम करता था। धंधा धीरे धीरे लेकिन लगातार चलने लगा। लोग उनके खाने की तारीफ करने लगे। रेस्टोरेंट में रोज ग्राहक आने लगे, कमाई अच्छी होने लगी। चारों साथ मिलकर काम करते, हंसते, मजाक करते और एक दूसरे का साथ देते। मोहनदास के चेहरे पर अब हमेशा मुस्कान रहने लगी। उसे लगने लगा कि जिंदगी ने उसे एक और मौका दिया है, फिर से जीने का, फिर से इंसान बनने का।